गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं कि इस सेट का हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। सेट में तो कुल 30 क्वेश्चन ही दिया हुआ है, लेकिन इस 30 क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लोग कुल कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन सीखेंगे। इसलिए कि जो भी क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन से रिलेटेड किस तरह का दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है उसको भी बता करके हम साथ ही साथ सॉल्व करते गए हैं। तो इस सेट में सिर्फ 30 क्वेश्चन का ही तैयारी नहीं होगा, बल्कि इस 30 क्वेश्चन के सेट को देखने से कम 50 से 60 क्वेश्चन का तैयारी होगा और हर एक क्वेश्चन पूरा इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन है, जैसा कि थंबनेल में भी देख चुके होंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है और बीच में सब क्वेश्चन को पॉज करके और खुद से सॉल्व करने का कोशिश करना है। उसके बाद मेरा बनाया हुआ को देखना है और आंसर मिलाना है। दोस्तों को अभी शेयर कर दें ताकि जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी मदद मिल जाए। और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें। तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का सेट। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 156 बराबर 2 का पावर x गुने 3 गुने 13 तो x का मान होगा। x 156 बराबर दे दिया है कि 2 का पावर x है गुने 3 गुने 13, तो x का मान क्या होगा। जहाँ x है 2 का पावर में, वो x का मान क्या होगा। तो इसमें x का मान निकालने के लिए हमको 156 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो 156 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये पहले 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 2 से 14, एक बचेगा, यहाँ 16 हो जाएगा, 2 अठी 16, 78 हो जाएगा। फिर 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दिया 6 और 2 9 18, 39 हो जाएगा। अब ये 3 से कटेगा तो इसको काटेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 13 39, 3 बार में। तो ये 156 बराबर क्या आ गया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, तो ये हो गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। अब 2 यहाँ 2 बार आया हुआ है तो हो जाएगा 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 13। अब यहाँ पे दिया हुआ 2 का पावर x गुने 3 गुने 13, तो हमको x का मान निकालना था। तो जहाँ पे 2 का पावर में x है वहाँ पे मेरा 2 का पावर में 2 आया हुआ है, तो x का मान निकालने बोल रहा था, तो x की जगह पे यहाँ है 2 मेरा, तो x का मान हो जाएगा 2। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया है कि 96 और 404 का HCF है। 96 और 404 का HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए 96 और 404 ये दोनों का हम पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये 2 से पहले कट जाएगा, ये हो जाएगा 48 दूनी 96। फिर 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 24 दूनी 48। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24। फिर 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 6 दूनी 12। फिर 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 2 तिया 6। तो 96 बराबर क्या आ गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। तो 2 1 2 3 4 5, 5 बार है 2, तो हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। ऐसे ही फिर 404 का निकालेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। ये पहले 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 202। फिर इसको 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 101। अब ये नहीं कटेगा, तो 404 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 101, 101। तो यहाँ पे अब हमको निकालना है इसका अब HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए जो दोनों का अभाज्य गुणनखंड किए हैं,
HCF में क्या है कि जो दोनों का अभाज्य गुणनखंड में मिलता है वही होता है HCF। तो दोनों का अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है दोनों का अभाज्य गुणनखंड में, फिर ये 2 मिल रहा है दोनों का अभाज्य गुणनखंड में। इसके अलावा और कुछ भी चीज़ नहीं है जो कि दोनों का गुणनखंड में मिल रहा है। तो ये दोनों का HCF हो जाएगा 2 गुने 2, यानी कि हो जाएगा ये 4। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन में दिया है कौन संख्या यह परिमेय है। यहाँ पे यह परिमेय संख्या पूछ रहा है। क्वेश्चन को पहले अच्छा से समझ लेना है। अपरिमेय संख्या पूछा है, ऐसा नहीं कि √9 को देखें तो 9 का वर्गमूल 3 होगा तो तुरंत टिक लगाने के 3 होगा। सो यहाँ यह परिमेय पूछ रहा है, परिमेय नहीं पूछा है। तो अपरिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय हो जाएगा जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, दोनों सहअभाज्य होता है P और Q, और Q को 0 नहीं होना चाहिए। तो पहला में दिया हुआ ऑप्शन में रूट में है दिया हुआ 9, तो 9 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो हो जाएगा 3। तो 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, जहाँ 3 और 1 दोनों पूर्णांक है। तो ये मेरा हो जाएगा परिमेय संख्या। परिमेय होता है जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या हो गया √9। अगला है रूट में 25। 25 का वर्गमूल होता है 5। 5 को भी हम 5/1 लिख सकते हैं, ये भी P/Q के रूप में हो गया। तो ये भी हो जाएगा परिमेय संख्या। डी ऑप्शन में दिया हुआ है रूट में है 49, तो 49 को भी हम लिखेंगे, 49 का वर्गमूल 7 होता है, 7 को भी हम 7/1 लिख सकते हैं। तो ये भी हो जाएगा परिमेय। अब तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ था रूट में 20। अब 20 को हम लिख सकते हैं 4 गुने 5। अब 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो ये 2 है सो 4 है सो वर्ग रूट से बाहर हो जाएगा, इसका वर्गमूल 2 हो गया। अब रूट के अंदर में रह जाएगा यहाँ पे √5। अब √20 जो था वो हो गया 2√5। अब रूट में जब रह गया तो ये परिमेय नहीं हो सकता है, क्योंकि परिमेय होने के लिए उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। तो ये मेरा आ गया 2√5, ये पूर्णांक नहीं है, इसीलिए यहाँ पे पूछ रहा था यह परिमेय संख्या कौन होगा, तो √20 हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन में दिया है y बराबर Px में शून्यकों की संख्या, इसका शून्यक का संख्या कितना होगा इस ग्राफ में। तो ये जो ग्राफ दिया हुआ है इसमें हम देख रहे हैं कि ये x अक्ष को हम जानते हैं कि ग्राफ जो है वो x अक्ष को जितना बार काटता है उतना शून्यक होता है। तो यहाँ जो ग्राफ दिया हुआ है ये x अक्ष को टच नहीं कर रहा है, x अक्ष से ऊपर से ही ये गुजरा हुआ है, y अक्ष को एक बार काट रहा है। लेकिन शून्यक का संख्या हमको y बराबर Px का निकालना है, तो ये x अक्ष को जितना बार काटेगा उतना शून्यक होगा। यहाँ x अक्ष को एक बार भी नहीं काट रहा है ये ग्राफ, ये y अक्ष पर ही सिर्फ है, x अक्ष में कहीं टच नहीं किया है, तो इसका एक भी शून्यक नहीं होगा। तो इसका शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन में दिया है द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक हैं। अब यहाँ पे दे दिया है इसका शून्यक निकालने नहीं बोला, यहाँ पे दिया है कि इसका शून्यक कैसा होगा, दोनों समान होगा, दोनों धनात्मक होगा, दोनों ऋणात्मक होगा, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। अब इसका क्या होगा शून्यक, वो पहले निकालना पड़ेगा शून्यक, उसके बाद फिर हमको बताना होगा कि कैसा है इसका दोनों शून्यक। तो इसका शून्यक निकालने के लिए हम पहले भी बता चुके हैं कि ये इसका निकालना है x² - 3 का शून्यक निकालना है, तो इसके बराबर हम कर देंगे 0। अब इससे मेरा x का जो मान निकलेगा वही हो जाएगा इसका शून्यक। तो x² - 3 बराबर 0 है, तो x बराबर हो जाएगा ये -3, इधर आके हो जाएगा +3, तो यहाँ हो गया +3। अब हमको x का मान निकालना है, तो यहाँ से जब स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर जाके रूट हो जाएगा 3 पर, और ये जब स्क्वायर हटता है तो इधर जा कर के प्लस माइनस दोनों चिन्ह में हो जाता है रूट। तो आ गया मेरा x बराबर +- √3।
यानी कि x का जो मान आया वो एक आया प्लस में √3 और एक आया माइनस में √3। यही दोनों हो गया इसका शून्यक। तो शून्यक कैसा है? दोनों समान। पहला ऑप्शन में दिया था कि दोनों समान, तो दोनों समान तो नहीं है, एक प्लस में √3 एक माइनस में √3 है। दोनों धनात्मक, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये धनात्मक है ये ऋणात्मक है। दोनों ऋणात्मक, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये धनात्मक ही ऋणात्मक है। लास्ट ऑप्शन में है एक धनात्मक एक ऋणात्मक, यही होगा मेरा सही आंसर। क्योंकि x का जो मान आया, इसका जो शून्य के आया दोनों प्लस √3 और माइनस √3, तो उसमें से एक है धनात्मक और एक है ऋणात्मक, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बहुपद x² + 3x + 2 के दो शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। एक बहुपद दिया हुआ है, इसका दो शून्यक है अल्फा बीटा, और ये अल्फा इंटू बीटा ये गुणे में है दोनों, तो इसका मान निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा हम जानते हैं कि अगर कोई भी बहुपद दिया हुआ है और उसका दो शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा जो निकालते हैं यानी कि शून्यकों का गुणनफल, तो वो होता है शून्यकों का योग होता है -b/a, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, और शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। अब यहाँ ये b और c क्या है? तो ये b और c जो है वो होता है ax² + bx + c, यानी कि x² का जो गुणांक रहता है वो ये होता है, और x का जो गुणांक रहता है वो b होता है, और जो कांस्टेंट रहता है वो c होता है। तो यहाँ जो मेरा बहुपद दिया है उसमें x² के साथ गुना में यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये का मान यहाँ पे हो जाएगा मेरा 1। तो अल्फा इंटू बीटा का मान हमको निकालना है, तो c/a चाहिए, तो ये के जगह पे हो गया मेरा 1। और c क्या होता है? जो कांस्टेंट वाला है, तो कांस्टेंट वाला यहाँ पे है 2, तो ये ऊपर में हो जाएगा 2। तो अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा 2/1, 2/1 यानी कि 2 हो गया ये। तो 2 मेरा दिया हुआ है ऑप्शन ए में। 1/2 गलती से नहीं, इसको टिक लगा देना है, नहीं तो बनाया हुआ भी सब गलत हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा निकालना था, शून्यकों का गुणनफल निकालना था। शून्यकों का गुणनफल होता है c/a, जहाँ पे c होता है कांस्टेंट टर्म, तो ये है कांस्टेंट वाला प्लस में 2 था, तो यहाँ पे कांस्टेंट वाला 2 हो गया c के जगह पे, और ये होता है x² के साथ जो गुना में रहता है वो होता है ये, तो यहाँ पे x² के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो c/a मतलब 2/1 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 में यदि a1/a2 = b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो निम्न में से सही कथन चुनें। यहाँ दिया है a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, तो क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा। इसका क्या होगा ये हमको बताना है। तो सबसे पहले है कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होने के लिए हम जानते हैं कोई हल नहीं होगा ये कब होता है? जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2, तब कोई हल नहीं होता है। पहला तो बराबर है ये दोनों, लेकिन ये c1/c2 अगर बराबर नहीं हुआ तो उसका कोई हल नहीं होता है। तो यहाँ पर भी यही कंडीशन दिया हुआ है, a1/a2 और b1/b2 दोनों बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, तो यही हो जाएगा इसका कोई हल नहीं होगा। दूसरा में दिया था अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल कहने का मतलब है कि केवल एक हल जिसको कहते हैं। तो अद्वितीय हल कब होता है? अद्वितीय हल होने के लिए कंडीशन है कि a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2। फर्स्ट में ही अगर ये क्रॉस हो गया, दोनों बराबर नहीं हुआ, तो उसका अद्वितीय हल यानी कि केवल एक हल होगा। अब तीसरा कंडीशन जो बच जाता है वो है कि अनेक हल। तो अनेक हल होने के लिए क्या है कंडीशन? अनेक हल कब होता है?
जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 सभी अगर बराबर हो जाएगा तो उसका अनेक हल होता है। तो ये तीनों कंडीशन को देख लिए हम। यहाँ पे हमको दिया था कि A1/A2 और B1/B2 बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, तो क्या होगा? तो इसका कोई हल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समीकरण निकाय x + 2y बराबर 3 और 5x + ky बराबर 15 अनेक हल होने के लिए k का मान है। ये जो दोनों समीकरण दिया हुआ है, दो चर वाला समीकरण है, एक चर है x, एक चर है y, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो इस समीकरण का अनेक हल होने के लिए k का मान क्या होगा? तो हम जानते हैं कि अनेक हल कब होता है। पहला समीकरण दिया हुआ है x + 2y बराबर 3 है, इसको हम इधर पहले ले आएंगे तो इधर हो जाएगा -3 बराबर 0। और दूसरा समीकरण हो जाएगा 5x + ky बराबर 15 है, इसको हम इधर ले आएंगे तो हो जाएगा -15 बराबर 0। इसको इधर भी हम रख सकते थे, लेकिन इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है ax + by + c बराबर 0। इसीलिए हम पहले इसको लेफ्ट साइड में ले गए हैं। अब ये दोनों समीकरण मेरा बन गया। अब यहाँ अनेक हल बोल रहा है, अनेक हल होने के लिए k का मान क्या होगा? तो अनेक हल होने के लिए क्या है कंडीशन कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 सभी अगर बराबर हो जाएगा तब वो उसका अनेक हल होता है। तो यहाँ पे A1/A2 क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा पहला समीकरण में x के साथ जो है, तो यहाँ पे है 1, ये हो जाएगा 1/5 बराबर, ये 5 था, अभी A2 हो गया। दूसरा है B1/B2, B1 हो जाएगा जो y का साथ गुना में है, तो है B1 है 2 और B2 है k, तो ये हो जाएगा 2/k बराबर C1/C2, C1 है -3 और C2 है ये -15, तो ये माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी कट जाएगा। अब ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, यानी कि आ गया इसका 1/5। अब हमको k का मान निकालना है, तो ये दोनों को लेकर के हम k का मान निकाल सकते हैं, या तो फिर ये दोनों को लेकर के हम k का मान निकाल सकते हैं। अगर ये दोनों को हम लेंगे तो ये हो जाएगा 1/5 बराबर, इधर हो जाएगा 2/k। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये k है सो 1 से गुना होकर के हो जाएगा k, और ये 5 और 2 गुना होकर के हो जाएगा 10, तो k का मान आ गया 10। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी सही। अगर इसको भी लेते तो भी वही आता, कैसे वो भी हम दिखा देते हैं इसको बना करके। यहाँ अगर ये दोनों को लेते हम तो इधर है मेरा 2/k ये हो गया। और इसको हम अगर लेते C1/C2 वाला को, तो यहाँ आया था मेरा 1/5। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, k है सो 1 से गुना करके k हो जाएगा, और 2 और 5 गुना होकर के 10 हो जाएगा। तो ये दोनों को लें चाहे ये दोनों को लें, किसी को भी लेंगे k का मान वही आएगा 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है? पहले क्वेश्चन को देख लेना है कि द्विघात समीकरण है सो पूछ रहा है या नहीं है सो पूछ रहा है। तो यहाँ पे कौन द्विघात समीकरण है ये चीज़ बताना है। तो एक एक करके सब समीकरण को हम चेक करेंगे। पहला समीकरण में दिया है यहाँ पे x² - 2x है, यहाँ पे -2 × 3 - x है, यही हो जाएगा मेरा द्विघात समीकरण। ये कैसे होगा इसको हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ है x² - 2x बराबर -2 × 3 - x। ये द्विघात समीकरण कैसे होगा देखते हैं। ये हो गया x² - 2x बराबर, ये -2 है, जब 3 से गुना होगा तो ये हो जाएगा -6, और ये -2 जब -x से गुना होगा तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 और x को गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x।
अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये जो 2x था सो माइनस में 2x रह गया यहाँ पे। अब ये प्लस 2x है, उसको जब इधर ले आएंगे तो इधर आके हो जाएगा -2x। और ये माइनस में 6 है, उसको भी जब इधर ले आएंगे तो इधर हो जाएगा प्लस में 6 बराबर 0। तो इससे क्या बन गया एक्स स्क्वायर -2x और -2x माइनस में हो जाएगा 4x। प्लस में 4x नहीं कर देना है, माइनस गुना माइनस प्लस होता है जब वो गुना में रहता है तब, यहाँ गुना में नहीं है इसीलिए -2x और -2x ये मिलके हो जाएगा माइनस में 4x और प्लस में 6 बराबर 0। तो ये है मेरा एक द्विघात समीकरण, क्योंकि इस समीकरण में अधिकतम घात है, अधिकतम पावर 2 है, इसीलिए यही हो जाएगा मेरा द्विघात समीकरण। और ये कैसे नहीं होगा इसको भी दिखा दे लेते हैं। दूसरा नंबर में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में है 1 बराबर यहाँ है x - 2 का होल स्क्वायर, तो ये x - 2 का होल स्क्वायर। अब इधर तो द्विघात समीकरण है मेरा, अब इधर वाला सिर्फ हम सॉल्व करते हैं। ये हो गया a - b का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये स्क्वायर ए के स्क्वायर -2ab, तो -2 इंटू एक्स इंटू 2 तो ये हो जाएगा -4x प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4। अब एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, कट जाएगा। यहाँ हो गया 3x और ये है माइनस में 4x, उसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा प्लस में 4x। फिर ये +1 है और ये +4 है, इधर आके हो जाएगा -4 बराबर 0। अब ये 3x और 4x ये मिलके हो जाएगा 7x और प्लस में है 1 माइनस में 4 तो हो जाएगा -3 बराबर 0। इसमें अधिकतम घात 2 नहीं है, इसीलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। ऐसे ही अगला को हम जब ये तीसरा सी में जो दिया हुआ है इसको भी जब चेक करेंगे तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। वो कैसे नहीं होगा इसको भी दिखा दे लेते हैं। तीसरा में दिया हुआ है x -3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर है 2 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको जब गुना करेंगे x को 2x से तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और इस x को 1 से जब गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस में x। फिर -3 को 2x से गुना करेंगे तो हो जाएगा -6x। फिर -3 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -3 बराबर इधर हो गया 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये हो गया इतना। अभी इसको 2 को जब अंदर करेंगे सबके साथ में गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। फिर ये 2 इस 2x से गुना होगा तो ये हो जाएगा 4x प्लस ये 2 1 से गुना होगा तो हो जाएगा 2। अब 2x स्क्वायर यहाँ भी है प्लस में, 2x स्क्वायर यहाँ भी प्लस में, जब ये 2x स्क्वायर को इधर लेकर के आएंगे तो माइनस में 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम ये यहाँ पर भी काट सकते हैं। 2x स्क्वायर कट गया। अब इधर बच गया सिर्फ x वाला टर्म और कांस्टेंट, यहाँ भी सिर्फ x वाला टर्म है और कांस्टेंट है। x स्क्वायर वाला टर्म दोनों तरफ से कट गया, तो जब अधिकतम पावर 2 वाला कट गया तो ये द्विघात समीकरण होगा ही नहीं, तो इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में है द्विघात समीकरण k इंटू x - 2 प्लस 6 बराबर 0 में 2 बराबर मूल होने के लिए x का मान होगा। ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसका 2 बराबर मूल है, ये दे दिया है, तो दोनों मूल बराबर होगा कब, जब k का मान क्या होगा। तो पहले जो समीकरण दिया हुआ है इसको हम द्विघात समीकरण में पहले बदल लेते हैं। ये समीकरण दिया हुआ है मेरा k इंटू x - 2 प्लस 6 बराबर 0 है। ये k को जब अंदर ले जाएंगे तो k को x से गुना करेंगे
द्विघात समीकरण है ये, के इंटू नहीं के, यहाँ पे एक्स है ये दिया हुआ, के एक्स है, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। अभी के एक्स जब एक्स से गुना होगा तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, अरे के एक्स जब -2 से गुना हो जाएगा तो -2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। अब ये हो गया द्विघात समीकरण। अब इसमें दिया हुआ कि इसका दो बराबर मूल होने के लिए के का मान क्या होगा। तो कोई भी द्विघात समीकरण में दो बराबर मूल कब होता है, जब उसका विविधकर जो d जिसको कहते हैं वो d बराबर जब हो जाता है 0, तभी दोनों मूल बराबर होता है। अब d बराबर 0 हो गया तो d का फॉर्मूला क्या है, d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाएगा 0। अब b हो जाएगा यहाँ पे जो x के साथ गुना में है वो b हो जाएगा, तो x के साथ में यहाँ पे गुना में है माइनस में 2k, तो b के जगह पे हो जाएगा -2k का स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया -4, ये का मान है जो एक्स स्क्वायर के साथ गुना में रहता है वो ये होता है, तो यहाँ हो जाएगा k, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर के साथ में k है तो यहाँ k हो जाएगा इंटू c हो गया कांस्टेंट वाला, यहाँ पे 6 है, इंटू हो जाएगा 6 बराबर 0। तो ये हो गया मेरा -2k का होल स्क्वायर जब करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होकर के हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस में 4k, और ये हो गया ये 4k, और जब ये 6 से जब गुना होगा तो ये हो जाएगा 24k बराबर 0। अब k यहाँ भी है, k यहाँ भी है, k को कॉमन ले लेंगे, 4 भी है यहाँ, 4 इससे भी कॉमन आ जाएगा, तो 4k हम ले लेंगे यहाँ से कॉमन। 4k जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ k बच जाएगा, माइनस यहाँ से 4k कॉमन ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 बराबर 0। आगे इसको थोड़ा मिटाते हैं सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे है मेरा 4k इंटू के माइनस 6 बराबर 0, तो इससे क्या निकल जाएगा, या तो एक 4k बराबर 0 हम ले लेंगे और दूसरा हम लेंगे k माइनस 6 बराबर 0, k माइनस 6 बराबर 0। जब 4k बराबर 0 लेंगे तो इससे हो जाएगा k बराबर 0, और k माइनस 6 बराबर जब 0 लेंगे तो इससे हो जाएगा k बराबर प्लस में 6, तो k का मान 0 हो गया और 6 आ गया। अब k का मान को हम 0 यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, इसलिए नहीं लेंगे कि अगर k का मान 0 लेंगे तो यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो ये 0 से गुना होगा तो ये पूरा हो जाएगा 0, इसलिए k का मान 0 नहीं होगा, k का मान जो 6 आया हुआ है तो वही हो जाएगा इसका आंसर, ये सही हो जाएगा, k का मान 6 होगा। दूसरा क्वेश्चन में है यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो दो मूल होंगे। एक द्विघात समीकरण है, इसमें दे दिया है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसको d कहते हैं वो 0 दिया हुआ है, विविध कर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये चीज़ ये दे दिया है कि ये 0 है। तो यहाँ पे हमको पूछ रहा है कि इसका दो मूल क्या होगा। तो दो मूल, ये द्विघात समीकरण है तो द्विघाती सूत्र से हम मूल निकालने के लिए जानते हैं x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट d बटे 2a, जहाँ पे d बराबर हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसका फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो -b, b यहाँ पे दिया हुआ है x के साथ गुणांक में b ही है तो हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट d का मान यहाँ दे दिया है कि 0 है तो हो जाएगा अंडर रूट 0 बटे 2a, 2 इंटू a का मान यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ ये ही है तो यहाँ पे 2a हो जाएगा,
अब जीरो का वर्गमूल, ये तो जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म ही ये ख़त्म हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या, सिर्फ -b/2a। अब जब ये द्विघात समीकरण है तो इसका दो मूल होगा, और जब d का मान जब जीरो हो जाता है तो हम जानते हैं कि उसका दोनों मूल समान होता है, तो दोनों मूल इसका यही हो जाएगा -b/2a -b/2a, तो इसका दोनों मूल हो जाएगा -b/2a। तो पहला ऑप्शन में दिया है -b/2a, लेकिन दूसरा दे दिया है b/2a, तो ये नहीं होगा इसका आंसर। फिर दूसरा में दिया है -b/a और -b/2a, ये भी दोनों अलग अलग है, जबकि मेरा दोनों समान आ रहा है। तीसरा ऑप्शन में है -b/a -b/a, ये भी नहीं होगा क्योंकि मेरा आया है -b/2a, और यहाँ दे दिया है सिर्फ -b/a, तो इसका कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है जो मेरा आया हुआ वो ऑप्शन में, तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आगे है AP3 का प्रथम पद एवं सार अंतर होगा। एक AP दिया हुआ है, इसका प्रथम पद और सार अंतर निकालना है। तो प्रथम पद हम जानते हैं जो सबसे फर्स्ट में रहता है वही होता है प्रथम पद। सबसे फर्स्ट में 3 है, इसका प्रथम पद हो जाएगा 3। ये तो सभी में दिया हुआ है, ये तीनों में दिया हुआ है प्रथम पद 3। अब हमको सार अंतर देखना है कि कौन होगा, ये होगा कि ये होगा कि ये होगा। तो सार अंतर निकालने के लिए, जिसको कि डी कहते हैं, सार अंतर को डी से सूचित करते हैं, तो वो डी होता है A2 - A1, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद यहाँ पे है 1 और पहला पद है 3, तो हो जाएगा 1 - 3, ये हो जाएगा -2। तो प्रथम पद हो गया ये बराबर 3 दिया हुआ है, और सार अंतर हो गया डी मेरा -2। तो 3 और -2 कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यही हो जाएगा आंसर इसका। इसका डी निकालने के लिए ध्यान देना है थोड़ा कि 3 और 1 है, पहला पद है 3, दूसरा पद है 1, तो दूसरा पद में पहला पद को घटाते हैं, तो 1 में से 3 को घटाएंगे तो 2 नहीं लिख देना है जल्दीबाजी में, ये -2 होगा। आगे दिया है क्वेश्चन की AP है -3 -1/2 2 ... इसका 11वां पद क्या होगा। यहाँ पे अब हमको 11वां पद निकालना है। तो AP का प्रथम पद यहाँ पे जो इसको ये से सूचित करते हैं वो दिया हुआ है मेरा -3। 11वां पद निकालना है, तो 11वां पद के लिए ये nवां पद का फॉर्मूला होता है an बराबर a + n-1 × d। ये भी फॉर्मूला बहुत बार पूछ देता है, इसीलिए इसको भी याद रख लेना है, nवां पद निकालने के लिए फॉर्मूला है ये। अब यहाँ पे n के जगह पे हमको 11 दिया हुआ है, 11वां पद निकालना है, तो n बराबर हो गया 11। अब इसमें और क्या जरूरत पड़ेगा, हमको d चाहिए, तो d के लिए क्या है, d बराबर होता है A2 - A1, दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं, तो दूसरा पद है -1/2, इसमें माइनस करेंगे पहला पद है -3, तो ये माइनस हम फॉर्मूला वाला दिए हैं, फिर यहाँ पे -3 होगा, पहला पद के लिए -3 लगेगा, ये वाला माइनस यहाँ, तो ये हो गया -1/2, माइनस गुने माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस में 3। अब 3 में से वो आधा ख़त्म हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2.5 बचेगा, जो कि हो जाएगा 2.5 यानी कि 5/2। तो इसका डी आ गया मेरा 5/2। अब हमको निकालना है इसका 11वां पद, तो 11वां पद हो जाएगा A11 बराबर A + 10D। जौन सा पद निकालना रहता है उससे 1 माइनस करके D होता है, तो 11वां पद निकालना है तो A + 10D हो जाएगा। अब यहाँ पे ये का मान है -3 + 10 गुने D का मान आया है 5/2, ये 2 से काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, 5 ये हो गया 5 × 5 = 25, और माइनस में है 3 हो गया -3 और प्लस में 25, तो ये बच जाएगा प्लस में मेरा 22, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे दिया हुआ है, यदि एक बिंदु है P, उसका निर्देशांक XY है,
कि मूल बिंदु से दूरी निम्न में क्या होगी। कोई भी एक बिंदु है P, उसका निर्देशांक है एक्स वाई, तो इस बिंदु का दूरी मूल बिंदु जिसका निर्देशांक 0 0 होता है, ये भी क्वेश्चन में पूछता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। तो 0 0 से इस एक्स वाई एक बिंदु है, तो इसका दूरी क्या होगा। तो दूरी सूत्र से हम जानते हैं, वो पी जो है दूरी निकालना है, तो ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये रूट में होता है, दूरी निकालना है। तो अब ये मान लेते हैं, इसको ये हो गया x1 y1 और ये हो गया मेरा x2 y2। तो x2 माइनस x1, x2 है x और x1 है 0, तो ये हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये रूट में हो जाएगा। x में से 0 घटेगा x हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा मेरा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी सही। इसको याद भी रखना है कि मूल बिंदु से किसी भी बिंदु का अगर दूरी निकालने के लिए देगा, तो वो बिंदु का स्क्वायर करके और जोड़ के उसका रूट निकाल देना है, वही हो जाता है मूल बिंदु से उसका दूरी। अगला क्वेश्चन में है, बिंदुओं 2 4 और 6 8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक। दो बिंदु दिया है, एक है 2 4 और दूसरा बिंदु है 6 और 8। ये दोनों बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसका मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो इसको अगर हम x1 y1 मान लें और इसको अगर x2 y2 मान लें, तो ये जो मध्य बिंदु का निर्देशांक x और y अगर है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और y निकालने के लिए होता है y1 प्लस y2 बटे 2। तो यहाँ x1 दिया हुआ है 2 और x2 है 6, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 6 बटे 2, तो 6 और 2 8 बटे 2, यानी ये हो जाएगा 4। और ये है y1 है 4 और y2 है 8, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 8 बटे 2, 4 और 8 को जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, 12 को 2 से भागा देंगे हो जाएगा 6। तो x निर्देशांक 4 आ गया और y निर्देशांक 6, तो 4 और 6 ऑप्शन सी में दिया है, तो इसका सी हो जाएगा सही। आगे दिया हुआ है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा होती है। कोई भी दो त्रिभुज अगर समरूप है तो उसका संगत भुजा क्या होता है। अगर ये है त्रिभुज ABC और एक है त्रिभुज DEF, ये दोनों अगर समरूप होगा तो इसका संगत भुजा बराबर होती है, समानुपाती होते हैं, समपाती होती है। हम जानते हैं कि दो त्रिभुज जब समरूप होता है तो उसका संगत भुजा जो है वो समानुपाती होता है। संगत भुजा समानुपाती होता है और कोण बराबर होता है। अगर यहाँ पे कोण पूछता तो कोण हो जाता बराबर, लेकिन भुजा का पूछा तो भुजा होता है समानुपाती। इसको याद रखना है, अक्सर पूछता है ये क्वेश्चन। आगे दिया है कि यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में कोण A बराबर कोण D, दो त्रिभुज है, एक ABC है और एक है DEF। एक हो गया ABC और एक दूसरा त्रिभुज है DEF। इसमें पहला त्रिभुज का कोण A दूसरा त्रिभुज का कोण D के बराबर है, तो इसका कोण A इसका कोण D के बराबर है। फिर दिया हुआ है कि कोण B और इसका कोण F के बराबर है। इसका कोण B इसका कोण F के बराबर है। इसका कोण C और कोण E बराबर है। ये कोण C और इसका कोण E बराबर है। तो निम्न में सत्य है, तो कौन सा सत्य होगा। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, त्रिभुज BAC समरूप त्रिभुज DEF, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DFE।
अब यहाँ पे त्रिभुज का नाम लिखने में हमको देखना है कि कौन सा त्रिभुज लिखेंगे कि ये समरूप होगा। तो अभी हम इससे पहले क्वेश्चन में देखें कि दो त्रिभुज समरूप होता है जब उसका संगत कोण बराबर होना चाहिए। यहाँ पे कोण से हमको मतलब भुजा से लेना देना नहीं है। भुजा अगर दिया रहता तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे कोण दिया हुआ था, हम कोण देखेंगे कि संगत कोण कौन कौन सा बराबर है। पहला त्रिभुज का जो कोण ये है वो दूसरा त्रिभुज का कोण डी के बराबर है। तो पहला त्रिभुज के लिए जब हम लिखेंगे त्रिभुज का नाम तो हो जाएगा त्रिभुज ए, और दूसरा त्रिभुज जो होगा उसका जब नाम लिखेंगे तो जब इसका कोण ये इसका कोण डी के बराबर है तो दूसरा त्रिभुज का नाम लिखने में पहले हम लिखेंगे कोण डी। फिर जब इसका पहला त्रिभुज का कोण बी जो है वो दूसरा त्रिभुज का कोण एफ के बराबर है तो दूसरा त्रिभुज का यहाँ पे एफ लिखेंगे। फिर त्रिभुज का पहला त्रिभुज का है कोण सी जो है वो दूसरा त्रिभुज का कोण ई के बराबर है। तो यहाँ त्रिभुज का नाम बन गया मेरा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी एफ ई। तो ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये नहीं होगा। यहाँ तो बी ए सी दिया, ये भी नहीं होगा। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी एफ ई, तो यही हो जाएगा इसका सही आंसर, सी हो जाएगा। आगे दिया हुआ है दिए गए चित्र में कोण ए बी सी 90 डिग्री है। ये चित्र दिया है इसमें ए बी सी, ये वाला कोण बी है ये है 90 डिग्री तथा ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर। ए से बी ये भुजा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर। बी से सी ये वाला भुजा है ये 8 सेंटीमीटर दिया है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होगा, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। तो ये हम देख रहे हैं कि ये समकोण त्रिभुज है जिसमें आधार और इसका लंब दोनों दिया हुआ है। लंब कहने का मतलब हुआ कि इस त्रिभुज का ऊंचाई। तो ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालना है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 आधार है इस त्रिभुज का दिया हुआ, BC है आधार, BC दिया है 8, तो ये हो जाएगा 8 गुना ऊंचाई ये वाला हो जाएगा हाइट इसका। तो वो दिया हुआ ये भी यहाँ पे 6, तो 8 गुने 6, ये 2 से काटेंगे 2 3 6 कट जाएगा, 8 गुने 3 ये हो जाएगा 24, तो इसका हो जाएगा 24 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। अगला दिया है वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। 0 1 2 उपर्युक्त सभी। तो किसी भी वृत्त में जब स्पर्श रेखा अगर खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखा उस वृत्त को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है, वो बिंदु ये होगा जिसको कहते हैं स्पर्श बिंदु। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अगर 2 यही दिया हुआ रहता है अगर क्वेश्चन में कि कोई भी रेखा वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो वो रेखा क्या कहलाएगी, तो वो कहलाएगा इसका छेदक रेखा। ये भी कभी पूछ सकता है क्वेश्चन में। आगे दिया हुआ है sin 2a बराबर 1/2 हो तो a का मान क्या होगा। sin 2a बराबर दिया हुआ है 1/2। sin 2a बराबर 1/2, तो ये का मान हमको निकालना है। तो ये का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि sin में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, तो हम जानते हैं कि sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो जो 1/2 जहाँ था उसके जगह पे हम लिख देंगे sin 30 डिग्री। तो अब मेरा हो गया क्या sin 2a बराबर sin 30 डिग्री। तो ये sin और sin खत्म हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा 2a बराबर 30 डिग्री। तो हमको ये का मान निकालना है, तो ये बराबर हो जाएगा ये 2 यहाँ गुना में इधर आके भागम हो जाएगा 30/2। 30/2 मतलब 15, तो इसका हो जाएगा 15 डिग्री। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे को दिया है क्वेश्चन
2r त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन है। एक अर्धगोला है जिसका त्रिज्या है 2r। ये गोला हो गया, इसको जब आधा काट देंगे तो यही हो जाएगा अर्धगोला। अर्धगोला का त्रिज्या है 2r, तो इसका आयतन क्या होगा? तो हम जानते हैं गोले का आयतन होता है 4/3 πr क्यूब। तो यहाँ अर्धगोला है तो इसका आयतन हो जाएगा 2/3 πr क्यूब। अब r के जगह पे हम रख देंगे, दिया हुआ कितना है, r कितना है, त्रिज्या है इसका 2r, तो r के जगह पे रखेंगे 2r और इसका हो जाएगा q। अब ये हो जाएगा 2 का q जब होगा तो 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूना 8। ये हो जाएगा 2 का q हो जाएगा 8, और 8 को जब फिर ये 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूना 16, और पाई का पाई रह जाएगा, और ये आर क्यू का हो जाएगा r³ का हो जाएगा 3। तो ये आ गया मेरा 16/3 πr क्यूब। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 16/3 πr क्यूब। ये डी सही हो जाएगा। अगला दिया है sec² 31 डिग्री माइनस tan² 31 डिग्री का मान होगा। तो ये हम फार्मूला होता है, हम जानते हैं कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर होता है 1। ये थीटा के जगह पे कुछ भी रहे, दोनों जगह बराबर रहना चाहिए। अगर दोनों जगह बराबर है तो उसका मान हो जाएगा 1। तो यह जगह ऑप्शन ये सही हो जाएगा, sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1। आगे दिया हुआ है, दिए गए आकृति में AC बराबर 20 मीटर, A से C ये है, ये 20 मीटर दिया हुआ है, तथा कोण ACB बराबर 60 डिग्री। कोण ACB ये वाला कोण दिया हुआ है 60 डिग्री है। तो AB बराबर होगा ये कितना होगा ये निकालना है। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जब AC मेरा दिया हुआ है कि ये है 20 मीटर और ये वाला कोण दे दिया है 60 डिग्री, तो हमको इसको निकालना है। तो इस त्रिभुज, ये है समकोण त्रिभुज जो देख रहे हैं यहाँ पे बना हुआ है, तो इसमें निकालना है जो है वो हमको P है ये, और दिया हुआ है हमको H। तो P और H किस में होता है, लंब और कर्ण, तो लंब और कर्ण साइन में होता है। तो हम ले लेंगे ये साइन, ले लेंगे ये 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ले लेंगे यहाँ पे हम साइन 60 डिग्री बराबर, साइन का होता है P/H यानी कि लंब बटे कर्ण। तो इसका जब साइन 60 डिग्री इस कोण को लेंगे तो इसका सामने वाला ये लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा AB/H। कर्ण AC है, तो AC दिया हुआ है 20, तो यहाँ पे लिख दिए हम 20, और ये भी हमको निकालना है। अब साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर ये हो जाएगा AB/20। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 2 है, सो AB से गुना हो जाएगा, हो जाएगा 2AB बराबर 20√3 हो गया 20√3। अब AB का मान निकालना है, ये 2 को यहाँ से हटाएंगे, गुना में इधर जाके हो जाएगा भागा में, तो AB बराबर हो जाएगा 20/2 और ये हो जाएगा √3। ये 2 से काटेंगे इसको 10 हो जाएगा, तो आ जाएगा 10√3। इसका हो जाएगा ऑप्शन ये सही। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए 1.5 मीटर ऊंचा एक फिसलन पट्टी लगाता है। बच्चा जो फिसलता है पार्क के समय जो लगा रहता है वो फिसलन पट्टी लगाता है, जो कि उसका ऊंचाई है 1.5 मीटर, जो भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। भूमि के साथ वो फिसलन पट्टी 30 डिग्री का कोण से झुका हुआ है। तो फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? इसका फिसलन पट्टी जो दिया है उसको पहले बनाते हैं। ये इस तरह से दिया है, यहाँ पे हो गया एक ठेकेदार बच्चों के लिए 1.5 मीटर ऊंचा फिसलन पट्टी लगाता है, तो ये वाला ऊंचाई हो गया 1.5 मीटर।
जो भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका है। तो ये यहाँ पे इसका कोण हो गया 30 डिग्री। तो फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? फिसलन पट्टी ये वाला इसी पर फिसलेगा, तो इसका लंबाई हमको निकालना है कि कितना होगा। तो ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब समकोण त्रिभुज में ये दिया हुआ है जो कि है ये लंब, और हमको इसको निकालना है जो कि है कर्ण। तो यहाँ पर भी हम ले लेंगे लंब और कर्ण, किस में आता है? तो साइन में आता है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे साइन, ये 30 डिग्री दिया हुआ है तो यहाँ पे लेंगे 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण, P/H होता है। तो इसका 30 डिग्री को लेंगे तो ये सामने वाला लंब हो जाएगा जो कि दिया हुआ है 1.5 बटे कर्ण हमको निकालना है, ये फिसलन पट्टी यही निकालना है। तो यहाँ ये H का H रहने दिए। अब साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान होता है ये 1/2। तो साइन 30 डिग्री की जगह पे रख देंगे 1/2 बराबर ये हो गया 1.5 बटे H। अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो H है सो 1 से गुना हो जाएगा H बराबर 1.5 को 2 से गुना करेंगे, 15 दूनी 30 हो जाएगा। और इधर एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे तो हो जाएगा H बराबर मेरा 3। तो ये हो जाएगा इसका 3 मीटर। आगे दिया हुआ है यदि किसी अर्धवृत्ताकार खेत की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा? एक खेत है जो कि अर्धवृत्त के आकार का है, अर्धवृत्त में। अब इस खेत की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ये हो गया त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप क्या होगा? तो इस खेत का परिमाप निकालने के लिए इसका परिमाप हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्लस फिर ये यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा होगा तब इसका परिमाप ये हो जाएगा। तो इस अर्धवृत्त का परिमाप निकालना है तो हम जानते हैं कि वृत्त का परिमाप होता है परिमाप जिसको कि परिधि कहते हैं। तो वृत्त का परिधि होता है 2πr। तो यहाँ हमको अर्धवृत्त का निकालना है तो 2πr को 2 से भागा दे देंगे तो अर्धवृत्त का हो जाएगा। अब अर्धवृत्त का परिमाप मतलब ये तो यहाँ से यहाँ तक का सिर्फ हुआ। 2πr को जब 2 से भागा दिए, 2πr होता है वृत्त का परिमाप, उसको 2 से भागा दे दिए तो निकल गया अर्धवृत्त का परिमाप, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक के लिए निकला। और इसका परिमाप होगा, इसको भी जब उसमें शामिल कर देंगे तब ये होगा, ये अर्धवृत्त का पूरा ये परिमाप होगा। तो ये हो गया πr, 2πr को 2 से भागा देंगे तो πr होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का परिमाप हो गया πr। अब इसमें फिर जुट जाएगा ये यहाँ से यहाँ तक का, तो ये है r और ये है भी है r, तो इसमें जुट जाएगा 2r, तब ये हो जाएगा इस पूरे अर्धवृत्त का परिमाप। तो ये दोनों कट जाएगा 2 और 2, तो ये हो गया πr प्लस 2r। अब r का मान 7 दिया हुआ है तो हो जाएगा 22/7 गुने r का मान 7 है प्लस 2r माने मतलब 2 गुने 7। अभी 7 और 7 कट जाएगा तो यहाँ बच गया 22 प्लस ये हो गया 7 दूनी 14, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36। तो हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है d व्यास वाले अर्धवृत्त का परिमाप होता है। एक अर्धवृत्त है जिसका परिमाप दिया हुआ है, अर्धवृत्त हो गया ये, इसका दिया है परिमाप निकालना, इसका व्यास दिया हुआ d है, ये है d व्यास पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो अर्धवृत्त का परिमाप निकालना है तो इसमें भी वैसे ही निकालेंगे हम। अर्धवृत्त का परिमाप मतलब कि जैसे वृत्त का परिमाप यानी कि परिधि, तो उसका होता है 2πr। तो अर्धवृत्त का निकालना है तो 2πr को 2 से भागा दे देंगे तो ये हो गया इतना दूर का परिमाप। अब उसमें ये जुट जाएगा तब हो जाएगा ये पूरे अर्धवृत्त का परिमाप। तो उसमें जुट जाएगा ये यहाँ से यहाँ तक का जो है इसका, इसको व्यास कहते हैं। तो ये व्यास दिया हुआ d है तो इसमें d जुट जाएगा, तो ये 2 और 2 कट जाएगा तो आ गया πr प्लस d। तो इसका हो जाएगा कौन सा ऑप्शन में दिया है,
यहाँ पे आर का मान कुछ दिया हुआ नहीं है, तो आर इसका जो व्यास जो है उसका आधा होता है त्रिज्या, तो आर के जगह पे हम बैठाएंगे त्रिज्या के जगह पे व्यास बटे 2। त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है, तो त्रिज्या जहाँ आर था वहाँ रख देंगे हम d/2 प्लस d था सो d रहेगा। तो अब मेरा आ गया 1/2, ये हो गया 1/2 पाई d प्लस d, तो 1/2 पाई d प्लस d, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ये सही। आगे है, यदि घन की एक भुजा a सेंटीमीटर हो तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी। एक घन है जिसका दिया हुआ है भुजा है 1 सेंटीमीटर, मान लेते हैं ये घन है तो इसका भुजा है ये a सेंटीमीटर, तो सभी भुजा इसका ये हो जाएगा क्योंकि घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है। तो इसका विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं √3 ये, यानी √3 गुना भुजा, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही। यही अगर घनाभ रहता और घनाभ का विकर्ण का लंबाई के अगर पूछ देता, इसमें ये हो गया L, ये हो गया B और ये हो गया H, अगर घनाभ का विकर्ण का लंबाई पूछता तो घनाभ का विकर्ण का लंबाई हो जाता है √L² प्लस B² प्लस H², ये हो जाता है घनाभ का विकर्ण का लंबाई। यही हमको घन का पूछ दिया तो घन में L B H सब समान होता है, इसीलिए जहाँ L है वहाँ भी A² हो जाएगा, यहाँ भी A², यहाँ भी A², तो घन में हो जाता है A² प्लस A² प्लस A², अंडर रूट हो जाएगा। ये 3 बार A² जुट रहा है तो ये हो जाएगा रूट में 3A²। अब इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो ये रूट से बाहर हो जाएगा और 3 है सो रूट में रह जाएगा, तो इसीलिए हो जाता है √3 ये, तो इसीलिए घन का विकर्ण हो जाता है √3 ये, और घनाभ का विकर्ण हो जाता है √L² प्लस B² प्लस H²। आगे घनाभ का भी विकर्ण का ज़रूरत पड़ा है, दूसरा सेट में जो हम क्वेश्चन बनाए हैं उसमें घनाभ का विकर्ण निकालने के लिए दिया हुआ है, तो वहाँ पे ये फॉर्मूला काम देगा। अगला है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होगा। एक अर्धगोला है जिसका त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, ये हो गया 7 सेंटीमीटर, तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो गोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल हम जानते हैं होता है 4πr², तो अर्धगोले का हो जाएगा, इसको 2 से भागा दे देंगे तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr², 2 हो गया, पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुने r², आर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो 7 गुने 7, ये 7 और 7 कट जाएगा तो बच गया 22 गुने 2 गुने 7, ये जब गुना करेंगे 2 गुने 22 गुने 7, ये तीनों को जब गुना करेंगे तो इसका आ जाएगा 308 हो जाएगा ये गुना करके, तो ऑप्शन ये हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है 2r त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन, एक अर्धगोला है उसका त्रिज्या दिया हुआ है कि है 2r, तो यहाँ से ये त्रिज्या हो गया 2r, तो इसका आयतन कब निकालना है, तो गोले का आयतन होता है 4/3πr³, तो अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3πr³। अब 2/3 पाई का पाई ही रहने देंगे, r³ r मतलब त्रिज्या हो गया, तो त्रिज्या यहाँ पे मेरा दिया हुआ है 2r है, तो r के जगह पर हम 2r का क्यूब कर देंगे। ये थोड़ा घुमा करके दिया है ताकि बच्चा सब परेशान हो, इसीलिए ध्यान में रखना है
कि आर क्यू यानी त्रिज्या का क्यू होता है, अरे मेरा त्रिज्या दे दिया है कि है 2r, तो यहाँ 2r का हम क्यू कर देंगे। अब ये 2/3 पाई का 2/3 पाई ही रह गया। अब 2 का क्यू मतलब हो गया 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, गुने ये आर क्यू है, ये है आर क्यू ही रह जाएगा। अब ये हो गया ऊपर में मेरा 2 गुने 8, तो ये हो जाएगा 16, और पाई आर क्यू का पाई आर क्यू बटे 3 का 3, तो 16/3 पाई आर क्यू, 16/3 पाई आर क्यू डी में दिया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी सही। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रथम 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्राकृत संख्या हम जानते हैं कि गिनती की संख्या को कहते हैं प्राकृत संख्या। गिनती कहाँ से शुरू करते हैं, तो 1 से शुरू करते हैं। तो प्रथम 5 लगातार प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये प्रथम 5 लगातार प्राकृत संख्या हो गया। तो अब इसका माध्य निकालना है, तो सभी को हम जोड़ देंगे, और कुल है कितना 5 है, 1 2 3 4 5 है, तो हम 5 से भागा दे देंगे। तो इसको जोड़ने से हो जाएगा 5 3 8 10 और 14 और 1 15, 15/5, इसको काटेंगे तो 3 हो जाएगा, तो इसका माध्य हो जाएगा 3। आगे है ये क्वेश्चन, और अंतिम क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो किसी घटना की प्रायिकता हो क्या सकती है, ये हम पहले जानते हैं। किसी भी घटना की प्रायिकता हम जानते हैं कि 0 और 1 के बीच ही हो सकती है, 0 और 1 के बीच। 0 या तो 0 से बड़ा, और 1 या तो 1 से छोटा। 0 भी किसी घटना का प्रायिकता हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा नहीं हो सकता है, और 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता है। तो इसमें देखेंगे जो भी 0 से छोटा या तो 1 से बड़ा आएगा, वो इस किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगा। तो बी ऑप्शन में देख रहे हैं कि दिया हुआ माइनस में 1.5, माइनस में जब दे दिया है तो वो तो 0 से कम हो गया, और 0 से कम हम जानते हैं कि किसी भी घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो कि 0 माइनस में दिया है, तो वो माइनस में किसी भी घटना